नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 18 नवंबर 2020 हैं और हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लक्ष्मी विलास बैंक, डिजिटल इंडिया, लिमिटेड डील, ये इंडिया और यूएसए के बीच में जो डील होने वाली थी उसके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। फिर ओवरसाइट बॉडी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नीति आयोग के साथ जुड़ी हुई एक बात है। और लास्ट में बात करेंगे लीड्स इंडेक्स के बारे में। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जो हैं ये पिछले 3 सालों से बहुत मुसीबत में थी, बहुत सारे लॉसेस फेस कर रही थी ये बैंक। इसी के साथ साथ इनका जो बैड डेट है, बैड डेट यानी कि इन्होंने जो लोन्स दी थी, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे थे। और ऊपर से इस बैंक के पास जो कैपिटल था, इन कैपिटल का उपयोग जो है बैंक दूसरे जो कस्टमर्स हैं उनको लोन देने के लिए करती है, तो ये कैपिटल भी धीरे धीरे जो है वो इरोड यानी कि ख़त्म होता जा रहा था। तो पिछले 3 सालों से ये LVB यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक जो हैं इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑल ऑफ द सडन एक नई एक एडवर्टीजमेंट की है, एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट ये है कि DBS यानी कि एक सिंगापुर के साथ जुड़ी हुई एक बैंक है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड जो है ये इस लक्ष्मी विलास बैंक को टेक ओवर कर लेगी। और जो लेटेस्ट बेल आउट पैकेज है, बेल आउट प्लान है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें यह डिक्लेरेशन किया गया। DBS Bank will gain access to borrowers and small businesses through LVB's 560 branches with the scheme of amalgamation. DBS के जो हेड हैं उन्होंने कई बार इससे पहले भी कहा था, ये जो पूरा एमालगमेशन की बात सामने आई उससे पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि वो भारत में अपने अपने ब्रांचेस को या फिर अपने जो रीच हैं, अपने बिजनेस को बेसिकली एक्सपांड करना चाहते हैं। लेकिन ये जो एमालगमेशन होगा, ये जो LVB को ये बैंक टेक ओवर कर लेगी, तो LVB की जो 560 जितनी ब्रांचेस हैं, जो उनके छोटे बड़े बोरोवर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, तो डायरेक्टली अब वो कस्टमर्स DBS के हो जाएंगे। तो एक ही शॉट में DBS जो है वो पूरे देश में ये 560 ब्रांचेस के माध्यम से फैल जाएगा। As part of the bailout, depositors and bond holders will इन जनरल विल गेट देयर मनी बैक। जो डिपॉजिटर्स हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको अपने जितने भी पैसे हैं जनरली स्पीकिंग लगता है कि सारे के सारे पैसे जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी खतरे की बात नज़र नहीं आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोराटोरियम लगाया है 1 महीने के लिए। मोराटोरियम यानी कि जो लोन मोराटोरियम है उससे ये अलग होता है। इसमें ये होता है कि अगर आपके LVB के अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं या फिर 10 लाख रुपए हैं, वट एवर द अमाउंट इज़, आप 25,000 रुपये से ज़्यादा पैसे जो हैं वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 1 महीने के लिए ये 25,000 का मोराटोरियम लगाया गया है। एज यू नो डियर फ्रेंड्स, पिछले 2 सालों में ये तीसरी ऐसी बैंक है ये LVB लक्ष्मी विलास बैंक जिसके ऊपर इस प्रकार का मोराटोरियम लगाया गया है। तो आपके लिए प्रश्न ये है कि इससे पहले 2 बैंक्स न्यूज़ में काफ़ी रही थी जिनके ऊपर मोराटोरियम लगाया गया था, तो बताइए उनके नाम। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर जो है वो पोस्ट करना है। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया, द बैंक हैड नॉट बीन एबल टू रेज एडिक्वेट कैपिटल टू एड्रेस इट्स नेगेटिव नेट वर्थ एंड कंटिन्यूइंग लॉसेस। जो नुकसान हो रहा था, NPA बढ़ रहा था, और ऊपर से नया कैपिटल जो बैंक को चाहिए, तो नया कैपिटल भी बैंक को नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से इसकी LVB की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। डिजिटल इंडिया की बात करें तो इंडिया नाउ हैज़ 75 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस, ऑफ विच 70 करोड़ आर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। हमारे देश में 75 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हैं, उसमें से 70 करोड़ जो हैं ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं।
ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो हैं वो लगभग 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड है तो आप, आपके बहन या फिर भाई या फिर बहन और भाई दोनों, पेरेंट्स, एवरीवन यूजिंग इट, इजंट इट? तो एक ब्रॉडबैंड एक ऑफिस में है या फिर घर पर है तो वाईफाई के माध्यम से हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग 50 करोड़ रफली स्पीकिंग आप कह सकते हैं, इतने लोग जो हैं वो ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट को यूज़ करते हैं। अगर ओवरऑल अगर आप इंटरनेट एक्सेस की बात करें तो हमारे देश में 97% जितने लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इंटरनेट को सर्व करते हैं। इंटरनेट ज़्यादातर लोगों के लिए अपना मोबाइल फ़ोन जो है वही एक मेन प्राइमरी सोर्स है इंटरनेट के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग जो हैं वो किसी स्टोर में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वाईफाई है, लेकिन एक्सेस जो है वो आप कंप्यूटर से नहीं, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन से करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे देश में यंगस्टर्स और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही इंटरनेट का, ये बिग पार्डन, मोबाइल के माध्यम से ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, रूरल इंडिया अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे देश की लगभग 65-67 जितनी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन, टोटल हमारे देश की जो पॉपुलेशन उसके 67% जो है वो ग्रामीण भारत में रहते हैं, ग्रामीण विस्तार में रहते हैं। और इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो टोटल हमारे देश में जितने इंटरनेट कनेक्शंस हैं तो उसके 33% कनेक्शंस ही सिर्फ इतनी बड़ी पॉपुलेशन यूज़ कर रही हैं। यानी कि रूरल इंडिया में आज भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपनी सर्विसेज जो हैं उसको डिजिटल कर दिया। एज वी नो कि जीएसटी जब से लॉन्च हुआ है तब से पूरा डिजिटल ही है। फिर सरकार ने एक जीवन प्रमाण नाम की एक एक सर्विस लॉन्च की, जिसमें पेंशनर्स जो हैं वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो रिमोटली कहीं पर से भी ये सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को भी सेटअप करने की बात हो रही है, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। और आप कहीं पर भी जाएँ राइट, तो आपकी पूरी फाइल जो है कहीं पर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। राशन कार्ड्स जो हैं वो तो ऑलरेडी पोर्टेबल हो चुके हैं। तो जितनी सर्विसेज जो हैं वो इंटरनेट पर या फिर डिजिटल हो जाएगी, और जितना इंटरनेट का पेनिट्रेशन होगा तो इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट की सर्विसेज जो हैं वो और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगी, और लोगों को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और कितने सारे लोगों का फ़ायदा होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए, जो हैंडलूम साड़ीज़ हैं, गोंड पेंटिंग्स हैं, या फिर कोई ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है राइट, और दूसरी जगहों पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये जो लोग हैं जो हाथों से एक ये जो हमारी अलग अलग एरिया की जो परंपरा है, जो उनकी जो हैंडीक्राफ्ट हैं, तो ये हैंडीक्राफ्ट कुछ सीजन्स में ही वो बेच पाते हैं। टूरिस्ट सीज़न जब होती है तब जाकर कस्टमर्स उनको मिलेंगे राइट। 365 डेज़ उनको ट्रेड करने का पूरा साल जो है वो इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, क्योंकि एक्सेस नहीं है। लेकिन अब इंटरनेट के आ जाने से ये लोग जो हैं ये अपना सामान ऑनलाइन बेच पाएंगे, और इसमें सिर्फ जो आर्टिसंस हैं उनका ही जीवन नहीं सुधरेगा, उनका ही जीवन नहीं बदलेगा। जो वेबसाइट डेवलपर हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, सर्वर फार्म्स हैं, पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर्स, लॉजिस्टिक कंपनीज, डिलीवरी पर्सनल, हर एक को कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर हमें काम करना है वो है ब्रॉडबैंड स्पीड्स राइट। बहुत सारे एरियाज़ में पैची और अनइवन नेटवर्क के आज भी इश्यूज़ हैं, और बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट ऐसी है, इनफैक्ट बैंक्स जो हैं उनकी भी कोई वेबसाइट्स ऐसी रहती हैं जिसमें कई बार सर्वर्स डाउन रहते हैं और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आज के ज़माने में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर बात करें लिमिटेड डील के बारे में, तो डियर फ्रेंड्स, इंडिया और यूएसए के बीच में एक प्रपोज्ड लिमिटेड डील की बात चल रही थी। आपको याद होगा कि इलेक्शन जो यूएसए में हुए उससे पहले ये ट्रेड डील को ख़त्म करने की बात चल रही थी। हमारे पीयूष गोयल साहब ने उनके काउंटर पार्ट के साथ काफ़ी सारे नेगोशिएशंस किए, काफ़ी सारी बातचीत हुई, और ये जो लिमिटेड डील है, इंट्रीम प्रपोज्ड इंट्रीम इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट,
तो टोटल जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है उसका लगभग 15% इसमें कवर करने की बात थी। लिमिटेड ट्रेड डील जो हैं वो दोनों देशों के बीच में जो हर वर्ष या फिर एनुअल जो ट्रेड होता है उसका कुछ $13 बिलियन जितना जो है वो इसमें कवर करने की बात थी। 15% इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड $13 बिलियन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। लेकिन वॉशिंगटन का कहना यह है कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये बताया है कि अभी वो फिलहाल किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। एनालिस्ट का कहना यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत ने जो इश्यूज सॉर्ट आउट किए थे, जो सेटल कर दिए थे इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दिए थे, शायद उनको एक बार फिर से नया एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू करना चाहेगा। तो इसमें कोई मीन्स ये तो उनका अधिकार है और करना भी चाहिए। भारत में भी अगर सरकार नहीं आती तो सरकार भी यही करती, भारत सरकार भी यही करती। तो भारत ने ये इंडिकेट किया है कि वी आर विलिंग टू वेट। अगर एक विन विन डील हमें मिले तो थोड़ा भले देर लग जाए लेकिन एक अच्छी डील हम यूएसए के साथ अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अगर कोई देश है तो ये है यूएसए। तो इतना बड़ा कस्टमर है हमारा, तो इतने बड़े कस्टमर के साथ हम आराम से सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो लिमिटेड डील है उसको फिर स्टेप 2 क्या होगा इसका। फिलहाल एक लिमिटेड ट्रेड डील की बात है, ये जब हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप होगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें कुछ और चीज़ों को ऐड किया जाएगा और फाइनल जो होगा डेस्टिनेशन वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, के दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। तो ये इसका मेन गोल है। इंडिया ने यह भी बताया है कि वो अपना डेयरी सेक्टर और पोल्ट्री सेक्टर यूएसए के प्रोडक्ट्स के लिए खोलने के लिए तैयार हैं, और बदले में इंडिया चाहता है कि टेक्सटाइल और गारमेंट और फार्मास्यूटिकल्स जो हैं, भारत के फार्मास्यूटिकल्स, भारत की दवाइयाँ, भारत के कपड़े, तो इनके लिए यूएसए अपनी मार्केट जो है वो खोल दे। और यूएसए जो 16 से लेकर 32% जितना टैक्स लगाता है भारत के कपड़ों के ऊपर, तो इसको कम कर दे। भारत ने यह भी बताया कि हार्ली डेविडसन है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करने के लिए तैयार है। आप आइए नेगोशिएशन टेबल पर। और अमेरिका जो है उसकी डिमांड ये है कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर भारत बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाता है, फ़ोन्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, तो इन सारी चीज़ों को भारत को कट करना चाहिए। भारत का कहना यह है कि अगर हम इस आईसीटी प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर ड्यूटीज़ कम करें तो लगभग हमें एक साल में $3.2 बिलियन का नुकसान होगा। लेकिन भारत इसके बारे में सोच रहा है कि क्या यहाँ पर अगर हम थोड़ा बहुत नुकसान सह ले तो दूसरी जगहों पर अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो ऑफकोर्स फ़ायदा यही। तो ये ऐसा ही डील होती है। अलग अलग चीज़ों को आप देखते हैं, तोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा कम हुआ तो कहीं पर और पैसे कमा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। नीति आयोग ने जून 2018 में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रपोज किया था। तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट ये है कि एक अलग से एक ख़ास ओवरसाइट बॉडी क्रिएट की जाए जो हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई जो भी रिसर्च हैं, जो भी कोई प्रोग्रेस है, तो इनको देखने वाली एक डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व करने वाली, रेकमेंड, डायरेक्शन, नेविगेशन प्रोवाइड करने वाली एक ओवरसाइट बॉडी प्रपोज की है नीति आयोग ने। ये जो ओवरसाइट बॉडी है, इस ओवरसाइट बॉडी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, एक एनेबलिंग रोल प्ले करना होगा रिसर्च को प्रमोट करने में, टेक्निकल, लीगल, पॉलिसी और सोसाइटल इश्यूज जो एआई के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए, इसके स्टैंडर्ड्स, इसकी गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी प्रोवाइड इसी बॉडी को, ओवरसाइट बॉडी को करनी पड़ेगी। ये बॉडी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, फिर सेक्टर स्पेशलिस्ट, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस के कुछ लोग जो हैं, ये सारे एक्सपर्ट्स मिलकर इस ओवरसाइट बॉडी के मेंबर बनेंगे और एजुकेट करना लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो गैप्स अगर कोई हैं तो इन गैप्स को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें। और भविष्य में अगर कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर
एआई के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ होती है, तो भारत को रिप्रेजेंट करना और इसी के साथ साथ अगर दूसरे देश भी चाहे कि भारत उनको भी रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे इमर्जिंग इकोनॉमीज को भी रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो ये एआई ओवरसाइट बॉडी जो है, ओवरसाइट बॉडी फॉर एआई जो है वो करेगी। लीड्स का मतलब होता है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो डियर फ्रेंड्स, एक प्रकार का इंडेक्स है, ये कंपैरिजन की जाती हैं अलग अलग राज्यों के बीच में, देखा जाता है कि कौन सा राज्य लॉजिस्टिक्स में सबसे बेस्ट है। तो पिछले 2 सालों से गुजरात जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। और अब ये जो लीड्स हैं उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने की बात है, जैसे कि रेल एंड रोड कनेक्टिविटी, रेलवे ट्रैक एंड हाईवे लेंथ, एवरेज स्पीड्स, परफॉर्मेंस ऑफ टोल रोड्स, नंबर एंड कैपेसिटी ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें अब इसमें ऐड की जाएगी। तो ये एक छोटी सी अपडेट है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।